हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे आज की इस क्लास में। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने वाले हैं। प्रश्न आपके बोर्ड में लिखा हुआ है, आप देख पा रहे हैं। प्रश्न क्या है आपका कि एक व्यक्ति ने 3 कुर्सियों तथा 2 मेजों को 1200 रुपये में खरीदा तथा 2 कुर्सियों और 3 मेजों की कीमत 1550 रुपये चुकाई। तब एक कुर्सी और एक मेज की कीमत आपको क्या करना है, याद कर बताना है। ये जो प्रश्न है ये आपके बुक में नहीं है ये प्रश्न, लेकिन सीजी बोर्ड में पूछा गया था कब, 2017 में। आपके बुक में इससे मिलता जुलता प्रश्न है, बुक में है ये प्रश्न नहीं है, पर इससे मिलता जुलता प्रश्न उसमें दिया गया है। बोर्ड परीक्षा में जरूरी नहीं है कि जो आपके बुक में है वही प्रश्न ही पूछे। 95% वही प्रश्न पूछता है, एक आध प्रश्न आप उससे मिलता जुलता प्रश्न भी देख पाओगे आपके क्वेश्चन पेपर में। देखिए प्रश्न क्या है आपके पास में कि एक व्यक्ति ने 3 कुर्सियों तथा 2 मेजों को 1200 रुपये में खरीदा और 2 कुर्सियों और 3 मेजों की कीमत 1550 रुपये चुकाई। तो एक मेज और एक कुर्सी का कीमत आपको बताना है। अब देखिए पूछा कितने का गया है, कितने का ज्ञात करना है आपको, एक कुर्सी और एक मेज का। प्रश्न में जो कंडीशन दिया है, कंडीशन में एक बार 3 कुर्सी 2 मेज के बारे में बात हो रही है और एक बार 2 कुर्सी और 3 मेज की बात हो रही है। अब देखिए अगर हम इसको अपने दैनिक जीवन से जोड़ लें और सबसे पहले उसके उदाहरण को समझ लें तो आपको ये प्रश्न बनाने में क्या होगी, सुविधा होगी। अगर मैं आपको बोलूं कि एक पेन की कीमत है 5 रुपये, तो 3 पेन की कीमत कितनी होगी? तो आप आसानी से बोल सकते हो कि अगर एक की कीमत है 5 रुपये तो 3 पेन की कीमत कितनी हो जाएगी, 15 रुपये। आपने क्या किया, देखिए एक पेन का कितना होता है, कितना मैंने बोला आपको, 5 रुपये। तो 3 पेन का ज्ञात करने के लिए आपने क्या किया, इस 5 में जो संख्या है 3 उसका गुणा कर दिया। एक का जो वैल्यू है, जो उसका कीमत है, उसमें जो भी संख्या है पेन का उसका गुणा कर दिया। 3 पेन का बोला तो आपने उसमें कितने का गुणा किया, 3 का। अगर वहीं पर मैं 4 पेन का पूछूं तो आपको कितने का गुणा करना होगा, 4 का। अगर मैं 10 पेन का पूछूं तो कितने का गुणा करना होगा, 10 का। 3 पेन का कीमत कितना हो जाएगा, 5 या 15 रुपए। 5 पेन का अगर होता तो हमें इस 5 का गुणा करना होता 5 के साथ में, तब आपको कितना रुपए देना होता दुकानदार को, 25 रुपए। जब हमें एक का मालूम है, अगर एक का आपको मालूम हो तो आप एक से अधिक कितने का भी पूछे, 2 का पूछे, 10 का पूछे, 20 का पूछे या 100 का पूछे, आप आसानी से बता सकते हो। कैसे करके, ऐसे गुणा कर याद कर लोगे तो देखो यहाँ पर एक कुर्सी और एक मेज का कीमत आपको ज्ञात कर बताना है और कंडीशन में 2 कुर्सी 3 मेज, 3 कुर्सी 2 मेज की बात हो रही है। यानी हमें 3 कुर्सी की कीमत और 2 मेजों की कीमत कैसे पता चलेगा, जब हमारे पास में एक एक का कीमत होगा उसी समय हम 2 और 3 का बता सकते हैं। अगर मैं आपको ये कंडीशन ही नहीं देती, अगर मैं आपको बोलती ही नहीं कि एक पेन की कीमत है 5 रुपये, सीधा मैं पूछ देती कि 2 पेन की कीमत बताइए या फिर 3 पेन की कीमत बताइए, तो पेन तो कितने का भी होता है, 5 का भी होता है, 10 का, 50 का, 100 का भी होता है। तो जब तक मैं आपको नहीं बोलूँगी कि एक पेन की कीमत कितनी है, आप 2, 3, 10, 15 किसी का भी याद कर नहीं बता सकते हो। यानी सबसे पहले आपको एक का मालूम होना जरूरी होता है। अब देखिए यहाँ पर बात हो रही है कुर्सी और मेज की, यानी सबसे पहले हमें एक कुर्सी और एक मेज का जो मूल्य है वो मालूम होना चाहिए। तो अगर हम मान ले, क्योंकि इसमें दिया नहीं है एक कुर्सी और एक मेज का कीमत, हम जानते हैं गणित बनाने का नियम क्या होता है कि जब जो चीज हमें चाहिए अगर वो प्रश्न में नहीं दिया हुआ होता है तो हमें गणित को मानकर गणित को बनाना होता है। और मानते समय सदैव आप एक चर राशि को ही मान सकते हो। आपने पिछले कक्षा में भी पढ़ा, जब आप इससे संबंधित प्रश्नों को पढ़ रहे थे तब भी मैंने आपको बताया था क्या, कि जब भी हम गणित को बनाएंगे और अगर मानना पड़ा तो आप सदैव एक चर राशि को ही मान सकते हो। तो देखिए अगर हम एक कुर्सी का जो कीमत है उसको मान ले, माना
एक कुर्सी का मूल्य, मूल्य बोलिए, कीमत बोलिए, एक ही चीज होता है। एक कुर्सी का कीमत कितना है? x रुपए। और एक मेज का कीमत कितना है? मेज का कीमत y रुपए है। इसको हमने माना, दोनों को माना, एक बार कुर्सी के लिए मान लिया और एक बार मेज के लिए मान लिया। मेज का कितना माना हमने? y रुपए माना, और कुर्सी के लिए हमने कितना माना? x रुपए माना। अब देखिए, शुरू बार में वो कितने कुर्सियों की बात कर रहा है? 3 कुर्सियों की। तो अगर एक का कीमत, जैसे आपने अभी देखा कि एक पेन का कीमत है 5 रुपए, तो 3 पेन का कीमत आपने कैसे ज्ञात किया? 5 के साथ 3 का गुणा कर दिया, यानी जो एक का मूल्य है उसके साथ संख्या का गुणा किया। सेम काम आपको यहाँ भी करना है। ये है एक कुर्सी का कीमत, आपको क्या करना है? 3 कुर्सी का कीमत ज्ञात करना है पहले, क्योंकि प्रश्न में 3 के बारे में बोला गया है इसलिए। तो 3 कुर्सी का जो कीमत है वो कितना होगा? हमें क्या करना है? इस x के साथ में 3 का गुणा कर देना है। तो कितना हो जाएगा? 3x रुपए। 3 का जब x के साथ आप गुणा करोगे तो कितना मिलेगा? 3x। आपने अध्याय 1 बहुपद में पढ़ा है, बहुपदों का गुणा। उसी में आपने सीखा होगा चर और अचर का गुणा। ठीक उसी प्रकार कितने मेजों की बात हो रही है? 2 मेजों की बात हो रही है। तो 2 मेजों का जो कीमत है वो कितना हो जाएगा? का कीमत हमें क्या करना है? जो एक का मूल्य है उसके साथ में कितने का गुणा करना है? 2 का। तो कितना हो जाएगा? 2y रुपए। ये 3 कुर्सी का कीमत और ये 2 मेज का कीमत हमें मिल गया। अब प्रश्न जैसा करने के लिए बोलेगा हम वैसा करेंगे। हम जानते हैं कि प्रश्न जैसा करने के लिए बोलता है, वैसा करने के बाद आपको एक रैखिक समीकरण मिलता है। चलिए, प्रश्न जैसा करने के लिए बोला, सबसे पहले वैसा कर लेते हैं। प्रश्न बोल रहा है क्या कि 3 कुर्सी तथा 2 मेजों को कितने रुपए में खरीदा? कुल 1200 रुपए। यानी 3 कुर्सी की जो कीमत है और 2 मेजों की जो कीमत है, कुल यानी हम जानते हैं क्या होता है? जोड़। कुल यानी क्या होता है? योग, जोड़ होता है। कितना है टोटल बोल रहा है वो? 1200 रुपए। यानी इन दोनों को, किन दोनों को? 3x और 2y को जोड़ने से कितना मिलेगा बोल रहा है वो? 1200 रुपए। अब अगर हम ध्यान से देखें तो आप देख पा रहे हो कि ये आपका क्या है? एक रैखिक समीकरण है। कैसे? आप देख पा रहे हो कि दोनों ही चर का घात कितना है? 1-1 है। दोनों चर किधर है? बायां पक्ष में है। और जो अचर राशि है वो किधर है? दायां पक्ष में है। तो जब हमारे पास में ऐसा समीकरण मिलता है तो हम इसको क्या कहते हैं? रैखिक समीकरण कहते हैं। इस रैखिक समीकरण को हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब प्रश्न में फिर से जैसा बोलेगा हम वैसा करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? समीकरण नंबर 2 मिल जाएगा। समीकरण 2 मिलेगा यानी 2 रैखिक समीकरण मिलेगा आपको। और आप जानते हो कि जब 2 रैखिक समीकरण मिलता है तो हम उसको विलोपन विधि या फिर प्रतिस्थापन विधि, किसी भी विधि से उसको हल कर सकते हैं। तो देखिए, अभी दूसरे बार में कितने कुर्सी की बात हो रही है? 2 कुर्सियों की बात हो रही है। तो अगर एक कुर्सी की कीमत x रुपए है तो 2 कुर्सी का कीमत कितना हो जाएगा? अभी 2 कुर्सी का जो कीमत है कैसे निकलेगा? एक का जो भी कीमत है उसमें जब हम 2 का गुणा कर देंगे तो 2 का कीमत मिल जाएगा कितना? 2x रुपए। अभी कितने मेज की बात हो रही है? 3 मेज की बात हो रही है। तो 3 मेज की कीमत, 3 मेज का जो कीमत है वो कितना होगा? एक का है y रुपए, 3 का ज्ञात करना है इसलिए हम उसके साथ में कितने का गुणा कर देंगे? 3 का। गुणा करने से हमें कितना मिल जाएगा? 3y। अब प्रश्न जैसा करने के लिए बोलेगा हम वैसा करेंगे। प्रश्न में बोला क्या गया है?
कि 2 कुर्सी और 3 मेजों की कीमत 1550 रुपये चुकाई, यानी इन दोनों को खरीद के लाया क्या क्या, 2 कुर्सी और 3 मेज, और दुकानदार को कितना पैसा दिया, वो कुल मिलाकर 1550 रुपये। यानी इन दोनों को जोड़ने से कितना मिलेगा बोल रहा है, कुल यानी क्या है, टोटल कितना मिलेगा, 1550। क्या करना है आपको, 2x और 3y दोनों को जोड़ना है, जोड़ने से कितना मिल जाएगा, 1550। इसको हमने मान लिया क्या, समीकरण नंबर 2। देखिए रैखिक समीकरण है, क्योंकि चर आपका किधर है, बायां तरफ, अचर है दायां तरफ, चर भी अल्फाबेट में जमा हुआ है, साथ ही साथ उसमें क्या है, घात है 1-1, इसीलिए हमने मान लिया इसको क्या, समीकरण नंबर 2। अब हमें इसको हल करना है, तो आप चाहे तो विलोपन विधि से बनाइए, आप चाहे तो प्रतिस्थापन विधि से बनाइए। अगर हम इसको विलोपन विधि से हल करें तो आपने पहले ही पढ़ के रखा है, सीख के रखा है कि विलोपन विधि से कैसे हल करते हैं। विलोपन विधि से हल करने के लिए हम जानते हैं कि सबसे पहले हमें क्या करना होता है, किसी भी एक चर के गुणांक को बराबर करना होता है। सबसे पहले देखना होता है कि क्या किसी के चर का गुणांक बराबर है कि नहीं है। तो हम देख पा रहे हैं कि इसमें x का गुणांक है 3 और इसमें x का गुणांक कितना है, 2। इसमें है 2 y का गुणांक और इसमें है y का गुणांक 3, यानी x का गुणांक भी बराबर नहीं है और न ही y का गुणांक क्या है, बराबर है। यानी आपको किसी एक चर का गुणांक बराबर करना होगा। और गुणांक बराबर कैसे करते हैं, उसका एक ही तरीका है, हम जानते हैं कि किसी संख्या का गुणा कर ही हम गुणांकों को क्या कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर है 3, अगर हम x के गुणांक को बराबर करें और गणित को बनाएं तो यहाँ पर है 3 और यहाँ पर है कितना, 2। बराबर करने के लिए गुणा करना है समीकरण में, तो हम ऐसा क्या गुणा करें, अगर मैं इसमें 2 का गुणा करूं तो 3 दूनी 6, ये तो और पहले से ही छोटा है, और अगर इसमें मैं 2 का गुणा करूं तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4, ये इसके बराबर में होगा नहीं। अगर इसमें 2 का गुणा करूं तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, जो इसके बराबर नहीं होगा, और अगर इसमें 2 का गुणा करूं तो 2 दूनी 4, वो इससे ज़्यादा हो जा रहा है, बराबर नहीं हो पा रहा है। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना होता है, दोनों ही समीकरण में बारी बारी से क्या करना होता है, गुणा करना होता है। हमें समीकरण 1 में भी किसी संख्या का गुणा करना होगा और हमें समीकरण 2 में भी किसी संख्या का गुणा करना होगा। जब हम दोनों में गुणा करेंगे तभी आपका x का चर का जो गुणांक है वो बराबर हो पाएगा। तो देखिए अगर मैं समीकरण 1 में 2 का गुणा करूं तो इसमें हो जाएगा कितना, 3 दूनी 6, और अगर मैं समीकरण 2 में 3 का गुणा करूं तो कितना हो जाएगा, 2 तिया 6, यानी ये भी 6x और ये भी 6x, इनका गुणांक क्या होगा, बराबर हो जाएगा। बारी बारी से कर लेते हैं। पहले आपको क्या करना है, समीकरण 1 के साथ में कितने का गुणा करना है, समीकरण 1 गुणा 2 करेंगे। समीकरण 1 में जो बायां पक्ष है 3x प्लस 2y है, इतने के साथ करेंगे कितने का गुणा, 2 का गुणा। यहाँ पर 2 पद है इसीलिए मैंने उसको किस में लिख दिया, कोष्टक में, क्योंकि दोनों ही पदों के साथ बारी बारी से गुणा करना है। और दायां साइड में क्या है, 1200 है, इसके साथ करेंगे 2 का गुणा। जब 2 का गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6x और प्लस 2 दूनी 4y मिलेगा, और इनको गुणा करने से कितना मिल जाएगा, 2400। एक नया समीकरण मिला, समीकरण नंबर 3। एक को हल किया तो 3 मिला, ठीक उसी प्रकार हम समीकरण 2 को भी हल कर लेंगे। इसके साथ में कितने का गुणा करना है आपको, 3 का। लिख लेते हैं समीकरण 2 गुणा 3। 2 में आपके पास है क्या, 2x प्लस 3y, इसके साथ करेंगे किसका गुणा, 3 का। दायां साइड में है 1550, इसके साथ में कितने का गुणा होगा, 3 का। जब कोष्टक हटेगा और बारी बारी से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6x, 3 तिया 9y। इधर गुणा होगा दायां साइड में, 3 शून्य शून्य, 3 पंचे 15 का 5, हासिल 1,
3 पंचे 15 और 1 16 का 6, हासिल 1, 3 एकम 3 और हासिल का 1 कितना हो जाएगा 4। इसको हमने मान लिया क्या, समीकरण नंबर 4। अब देखिए, हम जिसके गुणांकों को बराबर करते हैं उसके बाद उसके चिन्ह को देखना होता है कि उनका चिन्ह कैसा है। दोनों में चिन्ह अगर समान होता है तो दोनों समीकरण को क्या करना होगा, घटाना होगा। और अगर चिन्ह अलग अलग हुआ तो या अलग अलग हुआ या विपरीत हुआ एक दूसरे का तो क्या करना होगा, जोड़ना होगा। अब देखिए 6x का गुणांक बराबर है तो इसके सामने में है प्लस और इसके सामने में भी है क्या है, प्लस, यानी दोनों कैसा है, एक ही जैसा है चिन्ह। इसीलिए हमें क्या करना होगा, अब घटाना होगा। तो हम करेंगे क्या, समीकरण 4 में से समीकरण 3 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। समीकरण 4 माइनस समीकरण 3। समीकरण 4 में है जो, पहले उसको लिख लेंगे, 6x प्लस 9y बराबर 4650, और इसमें है 6x प्लस 4y बराबर 2400। हम जानते हैं कि जब दो समीकरण को हम घटाते हैं, नीचे के समीकरण के चिन्ह को क्या करना होता है, बदलना होता है। इसके सामने में यहाँ पर कौन सा चिन्ह है, प्लस का। ये माइनस घटाने वाला माइनस है, ये इसका चिन्ह नहीं है, गलती नहीं करना यहाँ पर। इसके सामने में है प्लस, इसमें परिवर्तित हो गया माइनस में, ये प्लस भी माइनस में चेंज हो गया। इसके सामने में भी है प्लस, किसमें बदल गया, माइनस में। जब इनको हल करेंगे तो इसके सामने में है प्लस, इसके सामने में है माइनस, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। माइनस है यानी क्या करना है, घटाना है। किसको घटाएंगे, गुणांकों को। इसमें कितना है 6, इसमें कितना है 6। जब हम 6 में से 6 को घटाएंगे तो कितना शेष बचेगा, 0, यानी दोनों आपस में क्या हुआ, कट गया। अब देखिए, जब हम इनको हल करेंगे तो इसके सामने में है प्लस, इसके सामने में है माइनस। चिन्ह परिवर्तित होने के बाद उसी परिवर्तित चिन्ह को लेकर ही गणित को बनाना है। अगर आप पुराने चिन्ह को लेकर गणित को बनाएंगे तो फिर गलत हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस होता है यानी घटाना है। किसको घटाएंगे, गुणांकों को। इसमें है 9 और इसमें कितना है 4। 9 में से 4 को घटाने से कितना शेष बचेगा, 5, यानी 9y में से 4y को घटाने से बचा कितना, 5y। अब दोनों में से बड़ी संख्या है 9, 9 के सामने में है प्लस, इसलिए इसके सामने में क्या लगेगा, प्लस। शुरू प्लस है, लिखने की जरूरत नहीं है। अब दायां साइड में हल करेंगे तो इसके सामने में है प्लस और इसके सामने में है क्या, माइनस। प्लस माइनस होता है माइनस, यानी आपको घटाना है। घटाने से कितना बचेगा आपके पास में, 0, 5, 2 और 2। अब देखिए, दोनों में से बड़ी संख्या है 4650, उसके सामने में है प्लस, यानी इसके सामने में भी क्या लगेगा, प्लस। शुरू प्लस को नहीं लिखते हैं, इसलिए हम यहाँ पर न तो प्लस यहाँ लिखेंगे और न ही प्लस को यहाँ पर लिखेंगे। अब आपको क्या करना है, चर का मान याद करना है, यानी y का मान याद करना है। आपके पास में क्या मिला, 5y बराबर 2250। y का मान याद करना है, इसलिए हम इस 5 का क्या कर देंगे, पक्षांतर। यहाँ 5y का क्या है, गुणांक है, इनके बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है, यानी गुणा का चिन्ह है। हम जानते हैं कि गुणा पक्षांतर होकर किसमें परिवर्तित हो जाता है, भाग में। तो y बराबर दायां साइड में जो है पहले उसको लिख लिया और फिर बटे में हमने कितना लिख दिया, 5। काटने से कितना मिल जाएगा, 5 एकम 5, कितना, 5 चौके 20, 2, 5 पचे 25, 5 शून्यम 0। y बराबर कितना मिला, 450। हम जानते हैं कि इसमें हमें बारी बारी से दोनों चरों को ज्ञात करना होता है। पहले हमें y का मान मिला, अब किसका मान ज्ञात करना है, x का मान। आप इस y के मान को किसी भी समीकरण में रखेंगे तो आपको किसका मान मिल जाएगा, x का मान मिल जाएगा। अगर हम इसको रख दें किसमें, समीकरण नंबर 1 में, y का मान समीकरण 1 में रखने पर
सबसे पहले समीकरण 1 जो है आप उसको लिख लीजिएगा। लिखने से गलती नहीं होती है, मैं बार बार इस बात को बोलती हूँ, याद रखिएगा। इसमें क्या करना है, 2 का तो 2 लिखना है, इनके बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है, यानी क्या है, गुणा का चिन्ह है। y की जगह पर लिखना है कितना, 450 बराबर में है कितना, 1200। 3x प्लस इन दोनों को गुणा करने से कितना मिल जाएगा, 900 बराबर 1200। हल करने के लिए क्या करना होगा, 900 का पक्षांतर, 1200 पहले से ही दायां साइड में है तो पहले ही लिख लेंगे। क्यों पक्षांतर कर रहे हैं, देखिए इन दोनों को आपस में हल नहीं कर सकते हैं क्योंकि एक चर है तो दूसरा क्या है, अचर है। हम जानते हैं कि चर को चर के साथ ही हल कर सकते हैं और अचर को अचर के साथ ही। तो दायां साइड में एक अचर पहले है, इसीलिए इस अचर को हम बायां से किधर लेकर जा रहे हैं, दायां तरफ में। तो दायां में जो पहले होगा उसको आपको पहले ही क्या करना है, लिख लेना है। अब 900 के सामने में है प्लस, पक्षांतर होगा तो किसमें परिवर्तित हो जाएगा, माइनस में। क्या हो जाएगा, माइनस 900। हल करने से घटाने से कितना मिलेगा, 300। 1200 में से हम अगर 900 को घटा देंगे तो कितना मिलेगा आपको, 300। आपको चाहिए x का मान, तो इस 3 का फिर से पक्षांतर कर देना है। 3 का x के साथ में क्या हो रहा है, गुणा। पक्षांतर होगा तो किसमें परिवर्तित हो जाएगा, भाग में, बटे में 3। काट देंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 0 0 यानी 100। ये जो x का मान मिला 100 और ये जो y का मान मिला 450, ये x और y हमने किसको किसको माना था, x किसको माना था, एक कुर्सी का जो कीमत है उसको माना था x। y किसको माना था, एक मेज का जो कीमत है y, उसको माना था एक y, एक मेज की कीमत को। प्रश्न में बोला है एक कुर्सी और एक मेज का कीमत बता दीजिए, तो क्या हो जाएगा, एक कुर्सी का कीमत कितना होगा, एक कुर्सी का कीमत बराबर 100 रुपए और एक मेज का कीमत कितना हो जाएगा, बराबर 450 रुपए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, 2017 में तीनों ही सेट में पूछा गया था। देखिए लिखा भी हुआ है आपके बोर्ड पर, ये ABC तीनों सेट में पूछा गया था। लिखित प्रश्न हो गया है हमारा, मैं बोली थी आपको 5-6 लिखित प्रश्न पढ़ना है, हमने एक एक करके सभी प्रश्नों को समझ लिया है। जितना प्रश्न मैंने आपको समझाया है सभी महत्वपूर्ण है, सभी आया हुआ प्रश्न है, उसी प्रश्न को मैंने आपको समझाया। 95% चांस है कि इसी में से वो फिर से क्या कर देगा, रिपीट कर देगा। तो सभी प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास में लूँगी उसमें मैं दूसरे टाइप के प्रश्न को पढ़ाऊँगी आपको। इस चैप्टर को जब हमने शुरू किया था तो मैंने पहले बोला था कि पहले बड़े प्रश्न को हल कर लेंगे, उसके बाद हम छोटे प्रश्न को हल करेंगे। बड़ा प्रश्न हल हो चुका है, आपने पहले दोनों विधि सीख लिया, कौन कौन सा, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। उसके बाद विलोपन और प्रतिस्थापन सीखते समय समीकरण आपके पास बना बनाया होता था, बुक में ही समीकरण दिया होता था, 2 रैखिक समीकरण, उसी को हल कर कर हम क्या ज्ञात करते थे, x और y जो भी चर होता था उसको। इसमें लिखित प्रश्न होता है, इसमें रैखिक समीकरण बना बनाया नहीं होता है, पहले प्रश्न को पढ़ के समझना होता है। प्रश्न जैसा करने के लिए बोलता है वैसा करते जाते हैं, करने से आपको 2 रैखिक समीकरण मिलता है। रैखिक समीकरण मिलने के बाद आपका मन कि आप उसको प्रतिस्थापन विधि से बनाना चाहते हैं कि विलोपन विधि से, किसी भी विधि से बनाइएगा, उत्तर आपका क्या आएगा, समान आएगा। चलिए लिखित प्रश्न आज खत्म हुआ, नेक्स्ट क्लास में हम इस दूसरे प्रश्न को पढ़ने वाले हैं जो छोटा प्रश्न होगा, इससे छोटा प्रश्न होगा क्योंकि इसमें बड़े प्रश्न भी पूछते हैं और इसमें इस चैप्टर से छोटा प्रश्न भी पूछा जाता है। चलिए आज का क्लास इतना ही रहने देते हैं, धन्यवाद।